मेथड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सा मेथडोलॉजी लगाया गया? तो कौन सा मेथड लगाया गया या मेथडोलॉजी लगाया गया? कौन से मेथड को यूज किया गया, या आप मेथडोलॉजी भी आप बोल सकते हो, यूज किया गया? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 मेथडोलॉजी लगाया गया, 2 मेथड्स लगाया गया। एक मेथड का नाम क्या है? एनोटेशन। क्लियर हो गया? एक मेथड का नाम है एनोटेशन और एक मेथड का नाम है ईएसटी, और एक का नाम है एनोटेशन और एक का नाम है ईएसटी। ये जो एनोटेशन मेथड्स है, इस एनोटेशन मेथड्स के द्वारा पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर दिया जाता है। सीक्वेंस द टोटल बेस पेयर यानी 3 × 10⁹ बेस पेयर या होल जीनोम। पहले ये क्लियर कर लीजिए, 2 मेथडोलॉजी लगाया गया, एक एनोटेशन लगाया गया और एक ईएसटी लगाया गया। ये एकदम दिमाग में, जीएसटी नहीं है, ईएसटी है। जीएसटी कॉमन हो गया, इसलिए दिमाग में रखने में ईएसटी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो मैं बोला कि 2 मेथडोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लगाया गया, एक एनोटेशन लगाया गया और एक ईएसटी लगाया गया। तो जो एनोटेशन लगाया गया उससे पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया, होल जीनोम को, यानी टोटल कितना बेस पेयर? तो 3 × 10⁹ बेस पेयर इन हैप्लॉइड सेट। क्लियर हो गया? उसको सीक्वेंस कर लेना एनोटेशन टेक्निक से होगा। ईएसटी में उसको सीक्वेंस किया गया जो जीन या वो डीएनए का पार्ट जो कि आरएनए बनाता हो, यानी आरएनए बनाने वाले सीक्वेंस को सीक्वेंस किया गया इसमें, यानी डीएनए का वो पार्ट जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करता हो उसको सीक्वेंस किया गया, यानी जीन को सीक्वेंस किया गया। किसको सीक्वेंस किया गया? जीन को सीक्वेंस किया गया। यानी ईएसटी में आप क्या किए, उस पार्ट को सीक्वेंस किए जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया? यानी आपने इसमें जीन का सीक्वेंस कर दिया है। कोई डाउट नहीं है? तो आरएनए बनाने वाले पार्ट का सीक्वेंस करना इसके अंदर आएगा, तो ईएसटी के अंदर आएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये जीन का सीक्वेंस किया गया, यानी आरएनए का फॉर्मेशन जो हो रहा था, जहां से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उस पार्ट का सीक्वेंस किया गया। कोई डाउट नहीं है? तो ये 2 आप एकदम क्लियर रखिएगा। तो 2 टेक्निक से हम लोगों ने सीक्वेंस किया, एक एनोटेशन होल जीनोम को सीक्वेंस कर दिया और एक ईएसटी लगा दिया, यानी एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग, यानी वैसा डीएनए का पार्ट जो कि एक्सप्रेस कर रहा है, यानी जो कि आरएनए बना रहा है, उसको हम लोग सीक्वेंस करेंगे। तो उसको कौन सा बोलेंगे? आपका ईएसटी बोलेंगे। ये जीन सीक्वेंस करता है, ईएसटी जो है वो जीन को सीक्वेंस करता है, और वो जीन जो होता है वो क्या बनाता है? तो आरएनए बनाता है। तो आरएनए बना के एक्सप्रेस करता है, इसलिए कि आरएनए बनाने वाला फ्रेगमेंट का यदि आप सीक्वेंस करोगे तो वो कहलाएगा ईएसटी। कोई डाउट नहीं है? और आइए सब यूज करेंगे हम लोग। इसमें जो सीक्वेंसिंग के लिए जो मेथड यूज किया गया है वो सेंगर्स मेथड यूज किया गया है। सेंगर्स का मेथड, सेंगर्स मेथड। क्लियर हो गया? और ये जो सेंगर्स मेथड है ये किस बेसिस पे काम करता है? तो ये चैन टर्मिनेशन मेथड है। हम आपको सब क्लियर करेंगे अभी। ये चैन टर्मिनेशन मेथड है, चैन टर्मिनेशन मेथड। और दूसरी बात, ये जो सेंगर मेथड है इसमें जो सीक्वेंस करते हैं तो ये ओवरलैपिंग मेथड से करते हैं। ओवरलैपिंग सब हम क्लियर कर देंगे, ओवरलैपिंग बेसिस पे करते हैं। ये जो सेंगर्स मेथड काम करता है वो ओवरलैपिंग बेसिस पे काम करता है। सीक्वेंस ओवरलैप करता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको सीक्वेंस करते हैं। तो यानी सेंगर्स का जो मेथड है ये केवल डीएनए के सीक्वेंसिंग के लिए नहीं होता है, ये प्रोटीन का भी सीक्वेंसिंग में यूज किया जाता है।
तो सेंगर्स मेथड जो है, यहाँ पे जो डीएनए को हम लोग सीक्वेंस करते हैं वो चेन टर्मिनेशन मेथड पे काम करता है और ओवरलैपिंग बेसिस पे काम करता है। ये अभी केवल आपको बोल रहा हूं। प्लस सीक्वेंस करने के लिए हमको जो वेक्टर चाहिए था, तो हमको वेक्टर भी चाहिए सीक्वेंस करने के लिए, तो हमने उसमें यूज किया है YAC एंड BAC। YAC का मतलब हो गया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल, और सी से क्रोमोसोम। तो BAC का हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी इसको हम लोगों ने बनाया है, इससे क्या आर्टिफिशियल वर्ड लगा हुआ। तो ये हमको यूज करना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो मेथोडोलॉजी यूज किया गया, एनोटेशन और EST। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंस करने के लिए किसका मेथड यूज किया गया, तो सेंगर्स का मेथड यूज किया गया। और सेंगर्स का मेथड दो बेसिस पे काम करता है, एक चेन टर्मिनेशन और बेस ओवरलैपिंग, यानी ये जो ओवरलैपिंग जो होता है सीक्वेंस का, उसके बेसिस पे ये सीक्वेंस करता है। दूसरी बात, हमको वेक्टर की जरूरत थी जो कि आपके डीएनए को कैरी कर सके, तो वो आपका था YAC एंड BAC। YAC में आपका ज्यादा बड़ा डीएनए के फ्रेगमेंट को डाला जा सकता है, BAC के रिस्पेक्ट में। और ये सब अगला जो आपका चैप्टर चालू हो जाएगा बायोटेक का, उसमें आपका और भी क्लियर हो जाएगा ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि पढ़ाना वहीं पे हमको। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग अब यूज करते हैं सेंगर्स मेथड। आइए, सेंगर्स मेथड काम कैसे करता है, इसको फाइनल टच पे हम लोग करते हैं। अच्छा, कोई बोल देगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने तरह का मेथोडोलॉजी लगाया गया, तो दो तरह का मेथोडोलॉजी लगाया गया। कौन सा? एक एनोटेशन और एक EST। EST में कैसा पार्ट को हम लोग सीक्वेंस करते हैं, वैसा पार्ट डीएनए का जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी जीन को हम लोग सीक्वेंस करते हैं जो एक्सप्रेस करता है। और एनोटेशन में क्या करते हैं कि रेंडमली पूरे जीनोम का हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस कर देते हैं, रेंडम सीक्वेंस करते हैं। आइए अब हम लोग ये टेक्निक लगाते हैं कि कैसे ये बेस रिपीटिंग पे, ये जो आपका ओवरलैपिंग बेसिस पे काम करता है, और चेन टर्मिनेशन मेथड पे सेंगर्स का जो तरीका है सीक्वेंसिंग का, वो किस तरीके से बेस्ट है, इसको हम लोग सेंगर्स मेथड का यूज किया गया। सेंगर्स जो है, साइंटिस्ट सेंगर्स, इनके मेथड्स को यूज किया गया। सेंगर्स का जो मेथड्स है ये ऑटोमेटेड है, ये अपने आप होगा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ये सोता आप डाल दीजिए चीजों को, वो सीक्वेंस करके आपको दे देगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये जो सेंगर्स का सीक्वेंसिंग मेथड है, ये ऑटोमेटेड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जिसका सीक्वेंस करना है उसके रॉ मटेरियल को आप टेस्ट ट्यूब में यानी तो इपेन ड्रॉप में डाल करके उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल दीजिए, टाइम फिक्स हो जाएगा, वो सीक्वेंस करके आपको बता देगा कि आपका जो जीन था उसका क्या सीक्वेंस। क्लियर हो गया? ये ऑटोमेटेड है। अब ये जो सेंगर्स है, ये प्रोटीन को भी सीक्वेंस किया है, एनसीईआरटी का लाइन्स है। ये प्रोटीन सेंगर्स जो है वो प्रोटीन को भी सीक्वेंस किया है और ये डीएनए को भी सीक्वेंस किया है। क्लियर हो गया? और सेंगर्स का जो मेथड है, ये दो बेसिस पे सीक्वेंस किया है, दो चीज को यूज करता है, एक चेन टर्मिनेशन और दूसरा ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में BAC और YAC को यूज क्यों किया गया, BAC और YAC को क्यों यूज किया गया, ये तो बायोटेक में भी आपका क्लियर करेंगे, बहुत बेहतरीन क्लियर हो जाएगा वहां पे, और यहाँ भी आपका कोशिश करते हैं। तो आपका जो ह्यूमन का जीनोम है उसमें टोटल कितना है, तो 3 × 10 के पावर 9 बेस पेयर है, और इतने जो आपका 3 × 10 के पावर 9 बेस पेयर है, तो ये जो होगा अलग अलग क्रोमोसोम को, सारे क्रोमोसोम के बेस पेयर को मिला करके 3 × 10 के पावर 9 बेस पेयर होगा। लेकिन एक क्रोमोसोम पे जो डीएनए होता है, उस डीएनए, उतने बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट को इसमें सीक्वेंस कर पाना संभव नहीं। बात समझ में आ गई? तो यानी बड़े लेंथ वाले डीएनए को आप सेंगर्स में सीक्वेंस नहीं कर सकते हो। तो ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए होता है वो 2 मीटर लेंथ का होता है, और वो 2 मीटर टोटल जोड़ देंगे तो 2 मीटर लेंथ का हो जाए। तो ह्यूमन जीनोम का जो डीएनए होता है वो बड़े बड़े साइज का होता है, और उस बड़े साइज वाले डीएनए को सेंगर्स
के इंस्ट्रूमेंट में आप सीक्वेंस नहीं कर सकते। तो इस लेकर के क्या किया गया कि उसको जो ह्यूमन का जो जीनोम है उसको फ्रेगमेंटाइज कर दिया गया, टुकड़े में तोड़ दिया गया, छोटे छोटे टुकड़े में ले आया गया और उस छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया गया, बैक और यक जो आपने बनाया था उसमें डाल दिया गया। छोटा छोटा टुकड़ा क्या किए, उस बैक और यानी तो यक में आपने डाल दिया, बैक और यक का यूज किया गया। यक में यदि तुम डीएनए, ह्यूमन डीएनए को डालोगे तो थोड़ा बड़ा साइज का डालोगे, बड़ा साइज का डालोगे, और बैक में डालोगे तो यक के रिस्पेक्ट में छोटा साइज का डीएनए रहेगा। कोई डाउट नहीं है। तो चूंकि हम बड़े लेंथ ऑफ द डीएनए का सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए क्या किया, ह्यूमन का जो जीनोम था उसके डीएनए को फ्रेगमेंटाइज करके बैक और यक के अंदर डाल दिया गया और फिर वहां से निकाल करके हम लोग सेंगर मेथड से सीक्वेंस किए। कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका इसलिए यूज किए ताकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट करके इसके अंदर डाल करके हम लोग रख सके, कॉपी नंबर भी बढ़ा सके। तो इसका कॉपी नंबर भी, इसमें जो डीएनए हमने डाला ये ह्यूमन का डीएनए है और ये जो ब्लैक वाला है ये यक मान लीजिए और या नहीं तो अब बैक मान लीजिए, दोनों में से कोई भी मान सकते, लेकिन दो में से कोई एक ही होगा एक समय में। यदि यक होगा तो थोड़ा बड़ा सा डीएनए डालेंगे, बड़ा डीएनए डालेंगे, और यदि बैक होगा तो उसमें छोटा डीएनए डालेंगे। कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे, तो ये यक और बैक में हमने क्या किया, अपने जीनोम को फ्रेगमेंटाइज करके डाल दिया है और उसका कॉपी नंबर वहां बढ़ा दिया। अब इसमें क्या करेंगे कि उसमें से जो भी हम लोग ने यक एंड बैक में डाला है, अब यक या बैक जिसमें भी आपने डाला है डीएनए को, उस डीएनए को यदि हमको सीक्वेंस करना है तो वहां से डीएनए को कट करके ले आएंगे सेंगस के जो ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट है उस जगह पे। और ये कैसे सीक्वेंस करेगा तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक छोटा सा मात्र एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये जो सेंगस मेथड है ये चैन टर्मिनेशन पे डिपेंडेंट है, चैन टर्मिनेशन पे है, चैन टर्मिनेशन मेथड पे ये डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। तो चैन को टर्मिनेट करने के लिए डाई एनटीपी चाहिए, डाई एनटीपी, एनटीपी का मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब डाई का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे डाई का मतलब हो गया, ये जो डाई इसको फुल फॉर्म कर देते हैं डाई न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी आपको यदि सेंगस का मेथड यूज करना है, सेंगस मेथड से सीक्वेंसिंग करना है, तो आपको चैन टर्मिनेशन मेथड लगाना होगा और चैन टर्मिनेशन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा DDNTP, यानी डी से डाई, डी से डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होगा ये हो सकता है DDATP, DDGTP, DDCTP और आपका बच गया क्या, TTP। कोई डाउट, क्लियर। तो इसका मतलब हो गया कि DDNTP में डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा और वो हो सकता है DDATP, DDGTP, DDCTP और DDTTP। कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या होता है, एक होता है नॉर्मल ATP, DATP, DGTP, DCTP और DTTP। दिस वन इज द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है। क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नॉर्मल। इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये जो DDATP होगा या सुनिएगा, तो ये जो एडेनिन बेस होगा ये शुगर से अटैच होगा, ध्यान से देखिएगा एकदम, ये शुगर से अटैच होगा
तो ये जो शुगर होगा ये 1 नंबर कार्बन इसका होगा, ये 2 नंबर कार्बन होगा, ये 3 नंबर कार्बन होगा, ये 4 नंबर कार्बन होगा और ये 5 नंबर कार्बन होगा। ये एडेनिन बेस इस शुगर के साथ अटैच है। तो अटैच है तो यहाँ पे आपका H हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा और इस कार्बन का O यहाँ आया हुआ है इसलिए कि यहाँ पे H हो जाएगा और इस कार्बन के साथ में 3 फॉस्फेट लगेगा। तो इसका O यहाँ होगा और इसके साथ में फॉस्फेट अटैच होगा। कितना फॉस्फेट? तो 3 फॉस्फेट आपका अटैच होगा। ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 फॉस्फेट अटैच होगा, इस कार्बन के साथ में 3 फॉस्फेट अटैच होगा, P, फिर ये O, फिर ये P, फिर O, फिर ये P और फिर ये O। अब आ गया। और बाकी वैलेंसी आप पूरा करोगे, ये फॉस्फेट है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इधर भी O माइनस कर दो, इधर डबल बॉन्ड O कर दो, इधर O माइनस कर दो, इधर डबल बॉन्ड O कर दो और इधर O माइनस कर दो। कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब हो गया। और इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करना है तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 पूरा है, जो बच गया वो H से पूरा कर दो। कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें अंतर देख रहे हैं हम लोग, इसमें और इसमें अंतर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 नंबर पे OH नहीं है, ये 2 नंबर पे OH नहीं है, इसी लेकर के 2 नंबर पे OH नहीं, इसका तो OH यहाँ एडेनिन के साथ में है। क्लियर हो गया। तो 2 नंबर पे ये 2 नंबर जो कार्बन आपका है, जो नंबरिंग आपने 2 नंबर किया, इस पे OH नहीं है, यहाँ पे H है। इसी लेकर के चूंकि एक जगह पे OH नहीं है इसलिए के लिख दिया डीऑक्सी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो DDATP है ये भी उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, एडेनिन होगा और ये एडेनिन क्या होगा, शुगर के साथ अटैच होगा। और शुगर के साथ जो ये अटैच होगा तो ध्यान से इसको देखिएगा, शुगर के साथ जो ये अटैच होगा तो क्यों इसको बोलेंगे हम लोग कि ये आपका DDATP है। तो यहाँ पे H होगा और यहाँ पे भी H होगा और यहाँ पे भी H होगा जो कि इसमें भी है। लेकिन ये जो 3 नंबर पे OH है यहाँ पे 3 नंबर पे OH नहीं होगा और यहाँ पे H होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 को H है तो यहाँ पे CH2 होगा और इसके साथ में 3 फॉस्फेट आपका लग जाएगा। जैसे उधर लगा था उसी तरीके से ये 3 फॉस्फेट आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये 2 नंबर पे भी OH नहीं है, 3 नंबर पे भी OH नहीं है, 2 नंबर पे भी OH नहीं है, 3 नंबर पे भी OH नहीं है, तो 2 जगह पे OH नहीं है इसलिए कि लिख दिया डाई डीऑक्सी। लेकिन यहां पे चूंकि 2 नंबर पे OH नहीं है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इसमें 2 जगह पे OH नहीं है इसलिए करके इसको लिखा डाई डीऑक्सी। क्लियर हो गया। और इसमें केवल 2 नंबर पे OH नहीं है इसलिए करके इसको डाई डीऑक्सी नहीं लिखा, एक ही जगह पे OH नहीं है इसलिए कि इसको लिख दिया सीधे डीऑक्सी। यदि इसका फुल फॉर्म कोई बोलेगा तो हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हो गया। लेकिन इसका यदि नाम यदि कोई लिखे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो डाई डीऑक्सी, बाकी सेम हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे 2 जगह पे ऑक्सीजन नहीं है, डाई का मतलब 2 और डी का मतलब नॉट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो 2 जगह पे ऑक्सीजन नहीं है। वो 2 जगह क्या है, तो 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे, इसलिए क्या आपने लगा दिया डाई डीऑक्सी। तो पहले इसी को क्लियर कर लीजिए, ये क्लियर होगा तभी आगे आपका बढ़ेगा, नहीं तो ये क्लियर नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। नॉर्मल यदि कोई बोल दे डीएनए का नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, तो डीएटीपी होगा, डीजीटीपी होगा, डीसीटीपी होगा, डीटीटीपी होगा। क्लियर। लेकिन दिस वन इज नॉट नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए क्योंकि ये डाई डीऑक्सी एटीपी है।
ये क्या करेगा, ये जिस जगह पे आ जाएगा उसका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड उससे जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि मैं बताया था आपको शुरू के ही वीडियो में, ये जो 3 नंबर आपका OH है ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करने में मदद करता है, ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में मदद करता है। यानी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यदि कंबाइन करना है तो वो 3 नंबर OH पे ही कंबाइन करेगा। यदि 3 नंबर का OH नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, ये जो आपका 3 नंबर पे OH नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाएगा क्योंकि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए 3 नंबर का OH होना जरूरी है। आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो में क्लियर बोला हुआ है कि यदि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इस न्यूक्लियोटाइड से यदि दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो आपको 3 नंबर का OH होना आपके न्यूक्लियोटाइड के पास जरूरी है। यदि 3 नंबर का OH नहीं होगा तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेगा। ये क्लियर कर लीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि डाई डीऑक्सी करने का मतलब 2 जगह से ऑक्सीजन हट गया है। कितने जगह से? तो 2 नंबर कार्बन से और 3 नंबर कार्बन से। तो 2 नंबर कार्बन से OH का हट जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई DNA के फॉर्मेशन में कोई वो नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन 3 नंबर का OH यदि हट जाएगा तो चेन का पॉलीमरेशन ही नहीं हो पाएगा, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बन ही नहीं सकता। इसलिए 3 नंबर का OH का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कोई डाउट इसमें? ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो ये बेसिक है, तब यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो सीख जाएंगे। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो भी आपको करना है यहाँ पे कर लीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा, यहाँ पे और साफ कर देते हैं थोड़ा आपके लिए कि ये जो आपका 3 नंबर पे OH नहीं है, यहाँ पे क्लियर करिएगा, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। और यहाँ पे 3 नंबर पे OH है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर पे आपका केवल और केवल H है, इसलिए करके यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ सकता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन नहीं करेगा। कोई डाउट नहीं है? ये एकदम फोकस करके आपको रखना है, कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं एकदम आपको समझाता हूं यहाँ पे, तो ये बड़ा क्लियर करिएगा। आपका चेन टर्मिनेशन जो होता है वो इसी DDNPP के कारण होता है, यानी डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के कारण होता है। आइए जैसे हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं क्लियर करके एकदम, तब जाकर के हम लोग चेन टर्मिनेशन करवा देंगे। एक ही बार में करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा चेन टर्मिनेशन। आइए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाओगे तो बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट होगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या होगा कि यदि हमको चेन बनाना तो नेक्स्ट आप लोगे बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ये हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब इस फॉस्फेट को इस शुगर के साथ यदि हम जोड़ना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए? इस शुगर का 3 प्राइम का OH चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस शुगर के पास में 3 प्राइम का OH होगा, तो ये इसके साथ में यहां कंबाइन कर लेगा। अब यदि यहां पे हम लोग बात करें, यहां पे दूसरा यदि आपका न्यूक्लियोटाइड आएगा बेस, शुगर और फॉस्फेट, तो अब ये फॉस्फेट इस शुगर के साथ जुड़ जाएगा। कोई डाउट नहीं है? तो ये फॉस्फेट इस शुगर के साथ जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? तो यहाँ पे 3 प्राइम का OH होगा। क्लियर हो गया? यदि इसके पास में 3 प्राइम का OH नहीं होता तो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ ये जुड़ सकता था क्या? नहीं जुड़ सकता था। अब आइए यहां पे बात करते हैं हम लोग, ध्यान से क्लियर करिएगा। अभी क्या हो गया कि ये चैन बनता चला आया, बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट।
ऐसे जोड़ते चले आए। क्लियर हो गया? अब यहां पे इसके साथ में नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमको जोड़ना है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो ये शुगर और ये फॉस्फेट आपस में इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि इसके पास में 3 प्राइम का OH है, 3 प्राइम का OH है, इसलिए कि ये जुड़ जाएगा। लेकिन इसके पास में 3 प्राइम का OH नहीं है, तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो आएगा, तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का ये फॉस्फेट इस शुगर के साथ अटैच नहीं होगा। पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। यदि इस फॉस्फेट से इस शुगर को जोड़ो तो यहां से भी इस फॉस्फेट से इस शुगर को जोड़ना है। इसको आप यदि 5 प्राइम इंड किए हो तो 5 प्राइम इंड में ऐसे शुगर फॉस्फेट जोड़े तो ऐसे ही शुगर फॉस्फेट जोड़ना है आपको। तो आपने यहां से शुगर और फॉस्फेट को जोड़ा तो इस शुगर के पास में 3 प्राइम OH था, इससे कि इस फॉस्फेट के साथ जुड़ गया। इस शुगर के पास में 3 प्राइम का OH था, इस फॉस्फेट के साथ जुड़ गया। इस शुगर के साथ में 3 प्राइम का OH था, इससे कि इस फॉस्फेट के साथ जुड़ गया। लेकिन इस शुगर के पास 3 प्राइम का OH नहीं है, इसलिए करके आगे का न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाएगा, तो चैन टर्मिनेट कर गया। यानी अब चैन बनना क्या हो गया? बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इसके पास 3 प्राइम का OH नहीं है। एक बार फिर से बोलता हूं ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि पहली बार भी बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे। मैं बोला कि मेरे को न्यूक्लियोटाइड का चैन बनाना है, तो न्यूक्लियोटाइड का चैन बनाना तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब मैं क्या किया कि बेस शुगर फॉस्फेट बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड लिया। ये शुगर इस फॉस्फेट के साथ में जुड़ गया। रीजन क्या है कि इस शुगर के पास में 3 प्राइम का OH। क्लियर हो गया? ये शुगर इस फॉस्फेट के साथ में जुड़ गया क्योंकि इसके पास 3 प्राइम का OH है। ये शुगर इस फॉस्फेट के साथ में जुड़ गया क्योंकि 3 प्राइम का OH है। लेकिन ये शुगर इस न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ नहीं जुड़ पाया क्योंकि 3 प्राइम का OH नहीं है। इसका मतलब चैन आगे नहीं बढ़ेगा। यदि इसी शुगर के पास 3 प्राइम का OH नहीं होता तो ये न्यूक्लियोटाइड इसमें नहीं जुड़ता। जिस शुगर के पास 3 प्राइम का OH नहीं होगा वहीं से चैन क्या कर जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन इसके पास नहीं था 3 प्राइम का OH, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ क्यों जुड़ गया? क्योंकि इस शुगर के पास में 3 प्राइम का OH है, इसलिए करके ये जुड़ गया। अब ये 3 प्राइम का OH है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा। ये अब तुम बोलोगे सर इसके पास OH है तो इससे कहें, इससे नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक फॉस्फेट 2 ही शुगर के साथ जुड़ सकता है। एक फॉस्फेट 2 शुगर, तो ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता। इसलिए करके क्या होगा? इसको जुड़ना होगा तो ये दोनों को जुड़ना होगा, लेकिन यहाँ पे 3 प्राइम का OH नहीं है, इसलिए करके ये इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। आप बोलोगे कि चैन क्या कर गया? टर्मिनेट कर गया। ये क्लियर हो गया? आइए अब इसी को हम लोग यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बनाते, छोटा सा सीक्वेंस लेंगे और उसी को हम लोग बनाएंगे। आइए, छोटा सा सीक्वेंस, चेन टर्मिनेशन, यानी इसका मतलब हो गया कि जहां पे DNTP आएगा वहां के बाद चेन आगे नहीं बढ़ेगा। जहां पे 3 प्राइम का OH नहीं है उस NTP के बाद चेन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में एक DNA है, एक छोटा सा DNA हम लोग लेंगे, छोटा सा DNA ले लिए। ये आपका DNA है ATCG, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? एक और ले लें, चलिए ATCG A कर रही है, ले लिया। अब ये हो गया आपका एंटी पैरेलल 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। चलिए अब A है तो कंप्लीमेंट्री क्या होगा? T है तो A, C है तो G, G है तो C और A है तो T। देखने में तो ये आप बनाए हैं तो आपको सीक्वेंस पता हो गया, लेकिन आप कहीं से DNA यदि निकालोगे तो आपको सीक्वेंस पता नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा इसमें? इसको सबसे पहले क्या करेंगे? अल्कली ट्रीटमेंट कर देंगे। ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन से मिल जाएगा आपको। अल्कली ट्रीटमेंट यदि किसी डीएनए को कर दोगे तो दोनों स्ट्रेन सेपरेट हो जाता है। क्लियर हो गया? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसी को हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन बना के उसमें डीएनए को जब डाल देते हैं तो वो दोनों डीएनए का स्ट्रेन क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। हो गया सेपरेट? क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ये अभी आपका सेपरेट हो गया तो यहां तो दिख रहा है, इसमें करके कोई बात नहीं है यहां पे। तो इसमें से क्या हो गया? ये जो डीएनए सेपरेट हुआ है तो इस डीएनए के साथ में ये जो आपका डीएनए है ये आपका
डीएनए के साथ में हमने ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है TAGCT और ये आपका 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम, इसमें एक नोइंग सीक्वेंस को ऐड कर दिए। क्या कर दिए? एक नोइंग सीक्वेंस। ये नोइंग सीक्वेंस है मेरा, ये वाला सीक्वेंस को हम जान रहे हैं। नोइंग सीक्वेंस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इसमें एक नोइंग सीक्वेंस को हमने यहां पे ऐड कर दिया। ये सीक्वेंस हमको नहीं पता, ये क्या सीक्वेंस है इस डीएनए का, ये हमको नहीं पता है, लेकिन इसमें जो है हम अपना एक नोइंग सीक्वेंस को ऐड कर दिए। ये ब्लैक वाला क्लियर हो गया, इसको ऐड कर दिया। और इस नोइंग सीक्वेंस का एक प्राइमर हम डिजाइन कर लिए। क्लियर हो गया? तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ये सपोज ये नोइंग सीक्वेंस मेरा था ATCG, तो इसका यदि हम प्राइमर डिजाइन करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन करेंगे, तो ये नोइंग सीक्वेंस का जो प्राइमर हम डिजाइन करें तो A का कॉम्प्लीमेंट्री T का कॉम्प्लीमेंट्री A और C का कॉम्प्लीमेंट्री Z और G का कॉम्प्लीमेंट्री C और ये आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो बड़ा लिखना होगा। ये आपका एक नोइंग सीक्वेंस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये नोइंग सीक्वेंस जो ऐड किया तो इसका यदि हम लोग प्राइमर डिजाइन, ये नोइंग सीक्वेंस मेरा है सपोज डेट मान लीजिए ATCG। क्लियर हो गया? इधर 5 प्राइम इंड है और इधर क्या हो गया 3 प्राइम इंड। ये मेरा नोइंग सीक्वेंस है, मैं इस जिसका निकालना है उसके साथ मैंने ऐड कर दिया और इसका प्राइमर हमने डिजाइन कर लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने ले लिया जो कि प्राइमर के रूप में काम आएगा। A है तो T है तो A, C है तो G और G है तो C। तो इधर यदि आपका 3 प्राइम है तो ये हो गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम का प्राइमर जो कि आगे मूव करेगा। क्लियर हो गया? तो ये मेरा नोइंग है, ये हम जान ही रहे हैं, तो इसका तो हमको खैर पता नहीं करना है, बस इसको ये अटैच कर दिए इसके साथ में ताकि ये प्राइमर अटैच होकर के, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बिना प्राइमर का सिंथेसिस नहीं करता है, इसलिए क्योंकि हमको प्राइमर यूज करना था इसलिए करके हमने क्या किया, एक नोइंग सीक्वेंस को ऐड कर दिया और उसी नोइंग सीक्वेंस का हमने प्राइमर डिजाइन कर लिया, यानी उसी का कॉम्प्लीमेंट्री हमने बना लिया ताकि वो एज ए प्राइमर इसके साथ में अटैच हो। तो डाउट नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये मेरा नोइंग सीक्वेंस था, हमने इस डीएनए जिसका सीक्वेंसिंग करना था उसके साथ अटैच कर दिया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को एज ए प्राइमर यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस नहीं लिखूंगा, एक केवल ब्लैक लाइंस यहाँ पे दे दिया और ये भी ब्लैक लाइंस दे दिया, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने डिजाइन किया हुआ सीक्वेंस को अटैच किया है और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हमने क्या किया है कि सीक्वेंस लिया है जो कि एज ए प्राइमर काम करेगा, 3 प्राइम प्राइमर। कोई डाउट नहीं है? क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, इसी को अब सीक्वेंस करना शुरू करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं 4 टेस्ट ट्यूब लूंगा, 4 टेस्ट ट्यूब, ध्यान से देखिएगा, 4 टेस्ट ट्यूब लूंगा, 1 2 नहीं दिख रहा है, 3 दिख जाएगा, 4 टेस्ट ट्यूब लिया, चारों में ये डीएनए और ये प्राइमर डाल दूंगा, चारों में, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी डाल दिया। चारों में ये जो डीएनए जिसको कि हमको पता करना है जिसका सीक्वेंस, इसमें भी डालूंगा, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया और प्राइमर भी डाल दिया, ये प्राइमर भी इस चारों में डाल दिया। क्लियर हो गया? उसके बाद आप 4 नॉर्मल बेस डाले इसमें, DATP, DZTP, DCTP और DTTP। और इसमें से कोई एक डाइडिऑक्सी वाला डाल दीजिए, कोई एक, जैसे यहां पे DATP डाल दिया। अब यहां पे DDATP डाल दिया तो यहां पे DDATP नहीं डालेंगे,
उसको छोड़ करके कोई भी डाल सकते हो। तो DDGTP डाल दिया। अब इसमें DDGTP डाल दिया, तो इसमें अब DDGTP नहीं डालेंगे और ना DDATP डालेंगे, तो बच गया क्या DDCTP, तो यहाँ पे डालेंगे DDCTP। अब यहाँ पे DDCTP डाल दिया, यहाँ DDGTP डाल दिया, यहाँ DDATP डाल दिया, तो अब एक बच गया DDTTP, इसमें डालूंगा। और ये चारों नॉर्मल बेसिस चारों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी आपका होगा क्या, तो DATP, DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, और यही चारों नॉर्मल बेस इसमें भी होगा, DATP, DCTP, DGTP एंड DTTP, और यही नॉर्मल बेस चारों इसमें भी होगा, तो DATP, DGTP, DCTP एंड TTP एंड DTTP। लेकिन एबनॉर्मल बेस जो न्यूक्लियोटाइड लिया गया वो एक टेस्ट ट्यूब में एक ही लिया गया, इसमें आपका DATP लिया गया तो दूसरा कोई नहीं लिया गया, यहाँ पे आपका एक ही हो गया। ये रॉ मटेरियल आप सब में डाल दियो, सब में डाल दियो। अब हमारी सीक्वेंस की प्रोसेस होगी, लेकिन ऊपर से आना होगा, ये आप आराम से देख लेंगे और कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। दिक्कत होगा तो फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे, लेकिन क्लास में मिलने के पहले हम क्या करेंगे, इसको लाइव एक बार करके यहाँ पे जिसको भी दिक्कत होगा उसको वहां पे क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस यही है कि जिसका निकालना है उसको पहले डीनेचर कर दीजिए, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दीजिए, उसमें से जो 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसमें एक नोइंग सीक्वेंस को ऐड कर दीजिए और उसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लीजिए जो कि प्राइमर का काम करेगा, और सारे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। और न्यूक्लियोटाइड जो आप डालोगे तो 4 नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड डालोगे और एक एबनॉर्मल यानी डाइडिऑक्सी वाला डालोगे। 4 नॉर्मल डालोगे, एक एबनॉर्मल डालोगे, डाइडिऑक्सी वाला डालोगे, 4 नॉर्मल डालोगे, एक एबनॉर्मल डालोगे, डाइडिऑक्सी वाला डालोगे। वही केस यहाँ पे करोगे। अब बाकी आप डीएनए पॉलीमरेज तो डालोगे ही डालोगे, मैग्नीशियम आयन डालोगे ही डालोगे, डीएनए पॉलीमरेज डालोगे ही डालोगे, तो बाकी सारे एंजाइम इसमें क्या किया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा। और ऑटोमेटेड होता है तो उसके मशीन में क्या करेंगे, ले आकर के ये चारों टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं कि डाल देते हैं और वहां पे ऑलरेडी वो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करके एक ग्राफ बना करके हमको दे देता है। लेकिन हम उस ग्राफ को यहाँ पे देखेंगे, तो हम इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसको यहां से पूरा मिटा देते हैं, केवल इस सीक्वेंस को यहां पे रख लेते हैं। यहां पे ध्यान पे देखिएगा, दिख रहा होगा ये सीक्वेंस यहां पर रख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हो गया आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे सीक्वेंस है आपका A T C G A, और ये हो गया A है तो T, T है तो A, C है तो G, G है तो C और A है तो C। ये हो गया। और इसी का हम लोग क्या किए थे, तो इसी के साथ में डीनेचर किए थे, तो इसका एक स्ट्रैंड ऐसे लिए, यहाँ पे T A G C T था, और इसी में क्या किए, एक नोइंग सीक्वेंस को हम लोग क्या किया था, ऐड कर दिया था यहाँ पे, और ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री लेकर के प्राइमर बना लिए थे, जो प्राइमर बना लिए थे, जिस प्राइमर का डायरेक्शन हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर हो गया? और ये सारे टेस्ट ट्यूब को हम लोग ऊपर लेके आप चले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग इस टेस्ट ट्यूब को लेकर के ऊपर चल रहे हैं आप, ताकि हमको सीक्वेंस करने में आसानी रहे। ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला टेस्ट ट्यूब है इसको यहाँ पे ऊपर लेकर के आया, इस पहले टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे ऊपर लेके आया। ये पहला टेस्ट ट्यूब, इसमें आपका DDATP है और बाकी सारे नॉर्मल डाले हुए हैं। क्लियर हो गया? तो बाकी सारे नॉर्मल जो डाला हुआ है वो हो गया DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP। कोई डाउट नहीं है? ये पहला वाला हो गया। और बाकी इसमें ये वाला जो आपका है, ये प्राइमर के साथ में, यानी जिसको सीक्वेंस करना है वो डीएनए
अब प्लस ये जो प्राइमर आपका है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमने प्राइमर बनाया नोइंग सीक्वेंस का, ये प्राइमर इसमें ऐड कर दिया और डीएनए पॉलीमरेज को डालेंगे ही डालेंगे। क्लियर हो गया? तो ये पहला वाला टेस्ट ट्यूब हमारा यहाँ पे आ गया, ये 1 नंबर। प्लस ये जो आपका डीएनए का, जिस डीएनए को हमको क्या करना था, सीक्वेंस करना था, उसको सबसे पहले हमने डीनेचर कर दिया, अल्कली डीनेचर। अल्कली डीनेचर का मतलब हो गया कि बेस के मदद से हमने दोनों स्टेन को सेपरेट कर दिया। उसमें से 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्टेन में हमने क्या कर दिया, एक नोइंग सीक्वेंस को ऐड कर दिया और उस नोइंग सीक्वेंस का कंप्लीमेंट्री हमने एक छोटा सा स्टेज बना लिया जो कि क्या कहलाएगा, प्राइमर। कोई डाउट नहीं है? अब आपका बायोटेक चलेगा, उसमें ये चीजें एकदम दुरुस्त हो जाएगा, प्राइमर और प्राइमर पीसीआर में यूज होने लगेगा तो आपको वहां पे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी एक वर्ड हो गया प्राइमर, जो कि मेरा नोइंग सीक्वेंस, ये मैं नोइंग सीक्वेंस ऐड किया हूं, ये इस डीएनए का ये पार्ट नहीं है, ऐसे कि ये ब्लू से लिखा हुआ है और ये जो सीक्वेंस हमने ऐड किया है ये मेरे को पता है, इसीलिए करके प्राइमर हमने उसका बना लिया। क्लियर? अब इसको इसमें ऐड कर दिया। ये हो गया पहला टेस्ट ट्यूब। अब दूसरा टेस्ट ट्यूब, तो पहला तो हमने ऊपर कर दिया, अब दूसरा टेस्ट ट्यूब में ये, तो दूसरा टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है DDZTP और चारों नॉर्मल तो डालना ही है मेरे को, तो हमने यहाँ पे डाल दिया DATP, DZTP, DCTP एंड DTTP। ये सेकेंड वाला हो गया मेरा। आइए थर्ड वाला, ये सेकेंड का भी काम खत्म हो गया और ये वाला इसमें भी डाल देंगे, सब में डालेंगे डीएनए, जिसका सीक्वेंस करना है ये टोटल में रहेगा, ये इसमें भी आ जाएगा सेकेंड वाले में भी। कोई डाउट नहीं? दिख रहा होगा ये ऊपर, ये दिख रहा है? अच्छा थोड़ा सा नीचे ये दिख नहीं रहा है, ये आपके यहाँ पे क्या होगा कि ये इसमें भी आ जाएगा। अब तीसरा टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे लेके आया, तीसरा टेस्ट ट्यूब या तीसरा इपेन ड्रॉप को मैं इस जगह पे लेके आया, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे मैं लेके आया। इसमें भी हमने क्या कर दिया कि DDCTP था तो DDCTP कर दिया और चारों नॉर्मल डाल दिया, DATP, DZTP, DCTP एंड DTTP। और नेक्स्ट एंड लास्ट, और इसमें भी ये वाला जो डीएनए आपका है जिसको आपको सीक्वेंस करना है वो भी उसमें ले आकर के आपने डाल दिया, थर्ड वाले में भी। क्लियर हो गया? और फोर्थ टेस्ट ट्यूब यहां पे मैं लेके आ रहा हूं, फोर्थ ये दिख रहा होगा, फोर्थ। क्लियर हो गया? फोर्थ दिख रहा है आपको, ये फोर्थ आपका हो गया। इसमें भी हमने क्या कर दिया, DDTT डाला और नॉर्मल जो बेसिस आपका है DATP, DZTP, DCTP एंड DTTP। क्लियर हो गया? तो अब जाकर के हमारी सीक्वेंसिंग क्या होगी, तो चालू होगी। अब सीक्वेंसिंग चालू होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि होगा क्या। और ये जो जिसको सीक्वेंस करना है ये तो उसमें भी चला जाएगा, उस टेस्ट ट्यूब में भी आप इसको पहुंचा दीजिए, फोर्थ वाले में भी पहुंचा दीजिए, फोर्थ वाले में भी आ गया। क्लियर हो गया? बस यहीं तक हमको मेहनत करना था, बाकी मेहनत अब आपको करना है। ध्यान से सुनिएगा। अब ये आ गया इस जगह पे, ये आपका ये था, इसी का सीक्वेंस करना था और इसके साथ में मेरा एक नोइंग सीक्वेंस यहाँ पे अटैच था। ये जो मेरा सीक्वेंस है ब्लू वाला, ये नोइंग सीक्वेंस है, ये इसमें अटैच किया हुआ है और इसी ये हो गया, यहां से हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसका जो प्राइमर बनाया था, जो नोइंग सीक्वेंस था उसका हमने प्राइमर बनाया था, ये प्राइमर का डायरेक्शन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो कि इसके साथ अटैच हो गया। ये तो आपका सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी तो हम लिख देते हैं, ये TAGCT। लेकिन जब आप सीक्वेंस करने लगो तो ये सीक्वेंस आपको पता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये लिख करके तब समझाया जा रहा है आपको। इंस्ट्रूमेंट में कैसे होगा तो ये चीजें आपको पता नहीं होगा, और कैसे होगा वो हम आपको बता रहे हैं, उसी के हिसाब से ये काम होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि T है, तो यहाँ पे
टी के जगह पे ए आएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ए। अब यहाँ पे ए आने की पॉसिबिलिटी दो है, एक ये एबनॉर्मल ए आने की पॉसिबिलिटी है और एक नॉर्मल ए आने की पॉसिबिलिटी। तो ये 3 प्राइम इंड है, तो इस पे तो OH फ्री है शुगर का, और ये जो DD ATP है तो इसका 3 प्राइम पे OH फ्री नहीं भी है, तो इसके फॉस्फेट के साथ में इसका 3 प्राइम का OH बाइंड कर लेगा। तो ये आपका यहाँ पे बाइंड कर लेगा क्या, तो DDT बाइंड कर लेगा। क्लियर हो गया? पहली पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे DDT बाइंड कर लिया। अब DDT बाइंड कर लिया तो इसके पास 3 प्राइम का OH नहीं है, तो अब ये A का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे T नहीं आ पाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे डबल D आया कि रुक जाएगा, जैसे डाइडिऑक्सी आएगा वहां से चैन आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे चैन क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। इस OH को मैं मिटा रहा हूं, ये 3 प्राइम इंड था, तो यहाँ पे OH ऑलरेडी प्रेजेंट था, इस लेकर के DDATP जो DDA ये DDA जो है T का कॉम्प्लीमेंट्री A होगा, तो A आकर के जुड़ गया। और ये आगे A का कॉम्प्लीमेंट्री T इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके पास में अब 3 प्राइम का OH नहीं रह गया। लेकिन ये जो हमने प्राइमर बनाया था उसका 3 प्राइम का OH था, इसीलिए करके DDA आकर के जुड़ गया। लेकिन अगला जो आपका A का कॉम्प्लीमेंट्री DDTTP आएगा वो इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इसका OH नहीं होगा, OH फ्री नहीं होगा। तो इधर से ही फ्री होना चाहिए 3 प्राइम OH, हो गया। तो ये आपका रुक गया, यहीं पे रुक गया। लेकिन फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो ये आपका दूसरा ये एक पॉसिबिलिटी हुआ कि DDA आकर के जुड़ गया। दूसरा पॉसिबिलिटी तो ये भी होगा ना कि ये प्राइमर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसके साथ में ये नॉर्मल DDATP आके जुड़ गया। तो नॉर्मल यहाँ पे एक DDATP आके जुड़ गया, यानी DDA आके जुड़ गया। अब नॉर्मल जब जुड़ा है इसका 3 प्राइम का OH फ्री है, 3 प्राइम का OH क्या फ्री है, तो फ्री यदि आपका यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये A का कॉम्प्लीमेंट्री अब T आकर के जुड़ जाएगा, नॉर्मल T, क्योंकि DDT है ही नहीं तो नॉर्मल T आके जुड़ जाएगा। फिर G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आकर के जुड़ जाएगा, तो C आकर के जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे G का कॉम्प्लीमेंट्री C जुड़ गया, तो C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आकर जुड़ जाएगा, तो G, नॉर्मल G, और T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आप आकर के जुड़ेगा, तो ये आपका DDA भी आके जुड़ सकता है और DDA भी आके जुड़ सकता है और DATP भी आके जुड़ सकता है। तो ये यदि आकर के जुड़ गया DDA, तो चैन आपका क्या कर गया, जैसे डबल D आया कि चैन टर्मिनेट हो गया। मैं नॉर्मल जो DATP, DGTP, DCTP, DTTP है उसको मैं केवल ATCG से दिखा रहा हूं और जो एबनॉर्मल आ रहा है वहां पे DD लिख दे रहा हूं। यदि मैं यहाँ पे D नहीं लिखा तो ये नॉर्मल एडेनिन है, इसके पास 3 प्राइम का OH होगा, इसलिए T जुड़ गया उससे। इसके पास 3 प्राइम का OH होगा, इससे के C जुड़ गया, इससे इसके पास 3 प्राइम का OH होगा, इससे के G जुड़ गया, और इसके पास 3 प्राइम का OH था, इससे के DDA जुड़ गया। लेकिन इसके साथ कोई बेस आगे नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके पास 3 प्राइम का OH है ही नहीं। अब फिर देखेंगे, तब तक आप चलते रहना है जब तक कि नॉर्मल से लास्ट नहीं हो जाए। ये हो गया। तो अब फिर से यहां से फिर ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चलिए इस T का कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल A ही आ गया, नॉर्मल A आ गया। फिर ये A का नॉर्मल T आ गया, G का नॉर्मल C आ गया, इस C का नॉर्मल G आ गया, और इस T के जगह पे चूंकि एक बार DDA आ ही गया है तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि DATP आ जाए, यानी नॉर्मल A आ जाए, नॉर्मल A आ जाए। मतलब इसी 3 टाइप का चैन इसमें बनेगा। एक में बनेगा DDA रहेगा केवल, एक में ATCG DDA रहेगा, और दूसरे में ATCG नॉर्मल A रहेगा। इस 3 के अलावा कोई चौथा नहीं बनेगा। आप चीज को रिपीट करके भी देखिएगा। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे ये इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब इसमें देखते हैं हम लोग। अब इसमें यदि हम देखते हैं तो हमने एबनॉर्मल क्या डाल रखा है, तो DDGTP डाल रखा है। अब यहाँ पे इसी ये DNA इसमें भी डाल रखा है, तो ये DNA इसमें भी मेरा यहाँ पे है,
यहाँ पे आपका डीएनए प्रेजेंट है। अब इसमें क्या डीएनए प्रेजेंट है और इसमें हमने एक नोइंग सीक्वेंस इसमें भी ऐड कर रखा है। ये जो नोइंग सीक्वेंस ऐड कर रखा है तो इसका यहाँ पे प्राइमर हो गया, क्लियर हो गया। और ये आपका डायरेक्शन हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इसमें भी आपका है यहाँ पे सीक्वेंस है T A G C और T, क्लियर हो गया। तो अब T के जगह T का कंप्लीमेंट्री यहाँ पे जब ये डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा तो यहाँ पे T का कंप्लीमेंट्री डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा तो यहाँ तो प्राइमर लगा हुआ है, ये प्राइमर है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो डीएनए रेप्लिकेशन चालू होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन चालू होगा तो T का कंप्लीमेंट्री A आएगा, तो नॉर्मल A ही है, तो नॉर्मल A है तो नॉर्मल A यहां पे आ गया और A का कंप्लीमेंट्री T आएगा तो यहां पे नॉर्मल T है, DDT है नहीं, तो इसे क्या नॉर्मल T आ गया, तो चेन अभी बढ़ेगा। जब तक नॉर्मल आता रहेगा चेन बढ़ता रहेगा, जैसे डबल डी आएगा इस चेन को रोक देगा, इसीलिए क्या बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। जैसे यहाँ पे डबल डी आया था चेन को रोक दिया, यहाँ पे डबल डी आया चेन रुक गया। जब तक आपका डबल डी नहीं आएगा चेन टर्मिनेट नहीं करेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं सेंगर्स का मेथड चेन टर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। आप इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब यह प्राइमर तो यहाँ ए था तो नॉर्मल टी आ गया, जी है तो नॉर्मल सी ही आएगा क्योंकि एबनॉर्मल तो जी है, तो नॉर्मल सी आ गया। अब सी का कंप्लीमेंट्री जी आएगा तो दो तरह का जी है, ये डबल जी वाला जी जो है ये एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है, तो सपोर्टेड पहले यही आ गया, तो यहाँ पे आ गया डी डी जी, और जैसे ये आया कि आगे चैन को बढ़ने नहीं दिया, यहीं पे इसका चैन रुक गया। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये था कि डीडीजी आ सकता था, दूसरा पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि नॉर्मल डीजीटीपी आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी को भी पूरा करिए आप। यहां से ये आपने प्राइमर लगा रखा है, ये आपका प्राइमर लग रखा है और इसके बाद ये टी है तो नॉर्मल ए आया, ए है तो नॉर्मल टी आया, जी है तो नॉर्मल सी आया और सी है तो नॉर्मल, अब ये पे डीडीजी आया था तो यहां पे अब नॉर्मल जी लेकर के आइए। अब नॉर्मल जी लेकर के आ गए तो अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे सी था तो ये एबनॉर्मल जी लाए थे, इसी के चैन आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसी सी के जगह पे जहां पे एबनॉर्मल लाए उसी जगह पे नॉर्मल लाइएगा। एबनॉर्मल जैसे आया तो उसी जगह पे क्या लाना है, नॉर्मल। अब बाकी पहले वाला जैसा है वैसे ही रखना है, तो पहले वाला जैसा था वैसे ही रख दिया और ये जो एबनॉर्मल आया था तो उसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या किया, नॉर्मल जी लेकर के आया। पकड़ लिया बात को। यहां पे भी क्या किया, यहां पे जैसे एबनॉर्मल वाला आया था तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ कि एबनॉर्मल आना था तो एबनॉर्मल आ ही गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या किया, उसी जगह पे नॉर्मल लेके आया, बाकी जैसा था वैसे ही लिख दिया। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसे एबनॉर्मल डीडीजी आया था यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल जी को लेके आ गया, और बाकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस वैसे ही रह जाएगा इसका। यहाँ टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी और सी का कॉम्प्लीमेंट्री एबनॉर्मल जी जो है तो उसको रिप्लेस बाय क्या कर दिया, नॉर्मल जी। अब नॉर्मल जी आया तो यहाँ पे चेन आगे बढ़ेगा कि चेन यही रुक जाएगा। यदि इस डीएनए में यदि आगे बेस होगा तो आगे चेन बढ़ेगा, नहीं बेस रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे टी है, टी के बाद क्या है टी, तो टी का ए आ जाएगा, जो कि ये ए इस जगह पे नहीं आ पाया था। क्यों नहीं आ पाया था, क्योंकि यहाँ पे डाइडिऑक्सी होने के कारण चेन क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, इसलिए करके आगे नहीं है। और अब ये आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि टी के बाद कोई बेस नहीं है, ये अपने आप रुक गया, इसलिए रुक गया क्योंकि आगे बेस नहीं है तो इसलिए करके रुक गया। ये नॉर्मली रुका या एबनॉर्मली रुका, नॉर्मली रुका। यहाँ पे क्या रुका, एबनॉर्मली रुका, क्योंकि एबनॉर्मल बेस डाइडिऑक्सी वाला आया हुआ। ये हो गया आपका 5 प्राइम टू, इधर आपका ये प्राइमर था तो इधर आपका 3 प्राइम, ये हो गया। आइए आगे, अब यहाँ पे थर्ड वाले में करते हैं। ये थर्ड वाला में भी यही डीएनए आपके पास में है, ये डीएनए टी ए जी सी टी, और इसी के साथ में एक नोइंग सीक्वेंस ऐड किया था, और इस नोइंग सीक्वेंस का जो है आपने यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम का। अब जब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन चालू होगा तो टी का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे एबनॉर्मल क्या है, तो डीडीसी है, इसको दिमाग में रखना। तो यहाँ पे ए तो है ही नहीं एबनॉर्मल, तो नॉर्मल ए आ जाएगा, नॉर्मल ए आ गया।
का कॉम्प्लीमेंट्री टी आएगा तो नॉर्मल टी ही है, तो नॉर्मल टी आ गया। ये हो गया फिर नॉर्मल क्या आ गया, टी आ गया, नॉर्मल टी आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो जी है तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, तो सी आएगा। अब सी कितने टाइप का है यहाँ पे, तो दो टाइप का है। कौन दो टाइप है, तो डबल डाई डिऑक्सी सीटीपी एबनॉर्मल है और नॉर्मल भी है। तो ये एबनॉर्मल आ गया यहाँ पे DDC। तो इसी जगह पे दो पॉसिबिलिटी है, सी के जगह पे दो पॉसिबिलिटी है, एक बार एबनॉर्मल एक बार नॉर्मल। तो अब क्या करेंगे कि अब जब एबनॉर्मल ले आए तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, नॉर्मल आने की। तो अब यहां से फिर से शुरू हो जाएंगे, तो फिर से शुरू होंगे तो ये तो कॉमन हो जाएगा और इसी जगह पे जो एबनॉर्मल DDCTP आया था उसी जगह पे नॉर्मल सी आ जाएगा। तो नॉर्मल सी आ गया। अब नॉर्मल सी आ गया तो चैन क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल आ गया तो क्या गया था, रुक गया था। तो अब नॉर्मल सी आ गया तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल सी आ गया और सी का कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल जी आएगा, एबनॉर्मल जी तो है ही नहीं, नॉर्मल जी आएगा और टी का कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल ए आएगा क्योंकि एबनॉर्मल ए तो है ही नहीं, तो ये एक की पॉसिबिलिटी है। और आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे डीएनए का जो बेस है वो खत्म हो गया। क्लियर हो गया, ये तीसरा का भी काम खत्म हो गया। अब आते चौथे में, ये चौथे एंड लास्ट, इसके बाद आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया, यही सीक्वेंस था आपके पास में TAGCT, जिसको कि आपको सीक्वेंस करना था और इसमें एक नोइंग सीक्वेंस को आपने ऐड कर दिया है और इसी के हिसाब से आपने प्राइमर यहाँ पे डिजाइन किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पे प्राइमर, अब यहाँ पे फिर क्या होगा कि इसका रेप्लिकेशन शुरू होगा। रेप्लिकेशन जब शुरू होगा तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा। तो यहाँ पे एक ही टाइप का ए है और दो टाइप का टी है, इसलिए करके टी जब आने लगेगा तो दो पॉसिबिलिटी होगा और बाकी कोई भी बेसिस आएगा तो ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी होगा। और ये बेस यदि आएगा तो चेन आगे बढ़ेगा और ये बेस जैसे आ जाएगा तो चेन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि टी है तो नॉर्मल ए आएगा, तो इसलिए करके चेन आगे बढ़ जाएगा, ए आया तो आगे फिर ए है तो टी आएगा। अब टी की दो पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी आने की, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो आप दोनों में से किसी को पहले ले आ सकते हैं। तो सपोज यही आ गया पहले, तो यहाँ पे DDT आ गया। अब जैसे DDT आया तो चैन क्या हो गया, रुक गया, अब ये आगे मूव नहीं करेगा। इसलिए करके अब क्या होगा कि अब इसी जगह पे दो पॉसिबिलिटीज हो, तो DDT के जगह पे ये नॉर्मल टी भी आ सकता था। तो इसलिए करके नेक्स्ट जब साइकिल चलेगा तो नेक्स्ट साइकिल में ये पॉसिबिलिटी बनेगा कि टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा और इस ए का जहां पे एबनॉर्मल आपका टी आया था उस जगह पे नॉर्मल टी आ जाएगा, क्योंकि ये साइकिल चलेगा 30 बार। कितने बार चलेगा, 30 बार। तो 30 बार में तो ये पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकता है कि 5 बार ये आ जाए या 10 बार ये आ जाए या 20 बार ये आ जाए। तो 10 बार तो ये आ सकता है ना नॉर्मल, टी हो गया। तो टी जहां जहां आएगा वहां पे दो पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि दो टाइप का टी यूज किया गया, एक एबनॉर्मल एक नॉर्मल। जब नॉर्मल आएगा तो चेन आगे बढ़ेगा और यदि एबनॉर्मल आएगा तो चेन टर्मिनेट कर जाएगा। अब आइए यहाँ पे ए था तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टी आ गया और जी था तो सी आ जाएगा, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, सी का कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और सी था तो आपका जी आएगा, एक ही जी है, दूसरा जी है ही नहीं, तो यहाँ जी आ जाएगा। और टी है तो एक ए आ जाएगा, नॉर्मल ए आ जाएगा, यानी अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। इस तरीके से आप क्या किया, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, मेनली पॉसिबिलिटी DDA के जगह पे आ रहा था। यदि DDA कहीं पे आया तो उसका नॉर्मल ए भी है, इसलिए कि उस जगह पे DDA के जगह पे नॉर्मल ए भी आ सकता है। यानी एक बार यदि DDA आ गया तो दूसरी बार पॉसिबिलिटी बन रहा है कि उसी जगह पे टी का कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल ए आ सकता है। दिस वन इज द नॉर्मल ए। जहां पे DDG आया था उसी जगह पे नॉर्मल जी भी दूसरे केस में आ गया। तो जहां DDG आ रहा है तो जी दो टाइप के है, एक एबनॉर्मल और एक नॉर्मल। तो यदि एबनॉर्मल आया तो कुछ साइकिल के बाद हो सकता है कि नॉर्मल आ जाए। तो इसीलिए करके पॉसिबिलिटी उसी जगह पे है जिस जगह पे आपका नॉर्मल आपने न्यूक्लियोटाइड लिया। क्लियर, अब इसको ओवरलैप कराइएगा। इसको क्या करना है, ओवरलैप। आइए सबसे पहले आप यहां पे एक ऐसे लाइंस लिख दिया जो कि प्राइमर लाइन से, ये 5 प्राइम सी हो गया। अब आप खोजिए इस चारों टेस्ट ट्यूब में खोजिए कि कहां पे सबसे छोटा वाला
बेसिस आया है। तो यहाँ पे DDA आया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक बेस हो गया। तो यहाँ पे आपने लिख दिया DDA। तो DDA को ही A कर दिया मैं, चलो DDA ही लिख दिया। अब खोजिए कि किस टेस्ट ट्यूब में एक से ज्यादा बेसिस आया है। तो एक से ज्यादा बेसिस यहाँ पे A है, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये भी बहुत ज्यादा हो गया, ये भी बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए 2 बेसिस है AT, क्लियर हो गया यहाँ पे आपका। तो पहला खोजिए जो सबसे कम बेस वाला चेन था, जो सबसे कम बेस वाला चेन था उसको ऊपर में लिख दिए, उसको नीचे में लिख दीजिए, उसको नीचे में लिख दीजिए। तो यहां पे DDA है, DDA सबसे कम बेस वाले को कहां लिख दिया, नीचे में लिख दिया। उसके बाद उससे एक ज्यादा बेस वाला आप खोजिए। तो एक ज्यादा बेस वाला यहां पे मिल गया जिसमें कि A और A ओवरलैप कर रहा है। तो A को ओवरलैप किए तो A के ऊपर A लिख दिए और DDT नया आ गया। अब मैं DD को हटा के T लिख दूंगा, आप समझ जाना कि वो आपका DDT ही है। तो यहाँ पे चूंकि लिखने में अच्छा रहेगा आपका। अब यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे एडेनिन बेस आया, DD को हटा दिया मैं, ये एडेनिन आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, तो एडेनिन AT आया। तो AA क्या कर गया, ओवरलैप कर लिया। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये भी 5 3 प्राइम हो गया। तो ये AA क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। अब खोजिए 3 बेस का कहां पे है। तो यहाँ पे आपका कितना है, 1 2 3 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 3 बेस का नहीं, ये रहा 3 बेस का। ध्यान से देखिए, एक A है, एक T है, एक C है, यहाँ पे 3 बेस का है, ठीक लगाते जा रहा हूं मैं। तो 3 बेस का तो ओवरलैप कीजिए। ये हो गया 5 प्राइम, तो 5 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम कर दीजिए, 5 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम लग दिए, ऐसे कर दिए, ये तो कॉमन है सब में। और A के ऊपर A रख दिए, T के ऊपर T रख दिए, और जो एक एक्स्ट्रा DDC आया तो उसको C लिख दिए। ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब ये 3 बेस का आ गया, तो अब 4 बेस का खोजना है। तो 4 बेस का खोजते हैं। तो 4 बेस का देखिए यहाँ पे मिल गया A T C Z, ये 4 बेस का आपका है, ये वाला आपका हो गया। अब ओवरलैप कीजिए यहाँ पे, तो A के जगह पे A रखिए, A के जगह पे A रख दीजिए, A रख दिया। T के जगह पे T रख दिया, C के जगह पे C रख दिया, और DDG जो है उसको Z अलग फ्लैंक कर दिया। कोई डाउट नहीं है। अब आइए, अब इसमें फिर 5 प्राइम, अब ये 4 है तो 5 बेस का खोजिए। कितने बेस का खोजिएगा, 5 बेस का खोजिएगा। 5 बेस का आपको सब जगह मिल जाएगा, 5 बेस का सब। इसमें भी देखिए 5 बेस का यदि खोजिएगा, यहाँ पे आपका मिलेगा क्या, तो ये आपका 5 बेस का 1 2 3 4 5, और नॉर्मल में तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यानी सब में पूरा लेंथ का DNA बना होगा। क्लियर हो गया। तो 5 बेस का तुमको जो सबसे ज्यादा बेस वाला खोजोगे, तो यहाँ पे 5 बेस का ATCGA ATCGA, कहीं 6 बेस का मिलेगा क्या, 4 बेस का मिला, तो 5 बेस का मैं यहाँ पे मिला मेरे को ATCG, तो 5 बेस का यहाँ पे जोड़ दिया, ओवरलैप कराया। A के ऊपर A लिख दिया, T के ऊपर T लिख दिया, C के ऊपर C लिख दिया, G के ऊपर Z लिख दिया, और A जो है ये बाहर निकल गया। ये 5 बेस का आ गया 3 प्राइम। अब मेरे को 6 बेस का खोजिए, तो 6 बेस का नहीं मिलेगा आपका। तो यानी जहां से नहीं मिलने लगा वहां से काम क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। क्लियर हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या कर लिया है कि सब टेस्ट ट्यूब से बेस, मतलब जो चेन है उस चेन को लेके आया, जिसमें सबसे छोटा लेंथ ऑफ दी चेन है, यानी एक बेस का चेन है, उसको सबसे नीचे लिख दिया। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में जहां पे 2 बेस का चेन था वो उसके बाद लिख दिया, ओवरलैप करके लिखा, यानी A के ऊपर A लिख दिया, और T इधर आ गया। फिर यहां से लेकर के आया, थर्ड वलय से आपका लेकर के आया ATC, यानी 3 बेस का। तो A के ऊपर A लिख दिया, T के ऊपर T लिख दिया, और CS ओवर। इस तरीके से सब में खोज करके आपका जितने भी टाइप के चैन के लेंथ आए
सबको एक के ऊपर एक ओवरलैप करके लिखा गया, इसे के सेंगस मेथड को बोला था ओवरलैपिंग मेथड। चैन टर्मिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डीडी एटीपी यूज किया जाता है वो चैन को टर्मिनेट करने के लिए काम आता है। डीजीटीपी जो आएगा, डीडी जीटीपी जो आएगा वो चैन को टर्मिनेट कर देगा। डीडी सीटीपी जो आएगा वो चैन को टर्मिनेट कर देगा। डीडी टीटीपी जो आएगा चैन को टर्मिनेट। कैसे क्या है ये मैं आपको बता रखा हूँ, वीडियो को बैक करके भी एक दो बार इसको कम से कम देख लेंगे। अब ये ओवरलैपिंग को यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। अब ये हो गया 5 5 5 5 तो 5 प्राइम लिख दिया। अब ये ए तो ए लिख दिया, ओवरलैपिंग को लिख रहे हैं। टी 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 तो टी लिख दिया। सी 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 तो सी लिख दिया। जी 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 तो जी लिख दिया। और ए है तो ए लिख दिया और यहाँ लिख दिया 3 प्राइम। यानी हमारा ये वाला जो सीक्वेंस था ये एक्चुअली यहाँ पे हमको पता नहीं था, ये पता नहीं था, ये पता नहीं था, ये पता नहीं था, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिख के इसलिए बनाना पड़ा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं करना है, बस इफ एंड ड्रॉप में ये जो अननोन डीएनए है इसके साथ आप अपना एक नोइंग सीक्वेंस को जोड़ करके और प्राइमर आप इसमें इस डीएनए के साथ में इसका प्राइमर बना करके यहाँ डाल दीजिए और ये सारे जो एनटीपी हैं ये डाल दीजिए और इसको छोड़ दीजिए 30 साइकिल करने के लिए। कितना साइकिल? 30 साइकिल। अपने ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसको जेल में रन करा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि उसको जब इंस्ट्रूमेंट में डालिएगा तो वो ओवरलैपिंग सीक्वेंस को यहाँ पे सीक्वेंस कर देगा। क्लियर हो गया? तो एक स्टैंड आपको पता चल गया, एक स्टैंड ही आपने लिया था तो एक स्टैंड आपको पता चल गया। वो पता चल गया ऐसे 5 प्राइम आपका हो गया, ये सीक्वेंस आपको पता चल गया ए टी सी जी और ए 3 प्राइम। तो दूसरा तो अपने आप पता चल जाएगा, कंप्लीमेंट्री होता है। ये हो जाएगा 3 प्राइम, ए है तो टी, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, ए है तो टी और ये हो जाएगा 5 प्राइम। अब देखिए ये जो हमने सीक्वेंस किया है ये सीक्वेंस हमारा जो डीएनए लिए थे उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 5 प्राइम है, यहाँ 5 प्राइम है, 5 ये ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, यहाँ जी है तो ये जी है, यहाँ ए है तो यहाँ ए है और यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ भी 3 प्राइम। उसी तरीके से ये 3 प्राइम है तो यहाँ भी 3 प्राइम है, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ जी है तो यहाँ भी जी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है और यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है और ये 5 प्राइम यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 5 प्राइम। यानी आपका जो डीएनए आपने लिया था अननोन डीएनए वो सीक्वेंस हो गया। लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको ये लिख करके दिखाया। पहला क्या किया, जो डीएनए आपको मिला उसको डीनेचर कर दिया, अल्कली डीनेचर, और उसके बाद एक स्ट्रैंड जो था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसमें एक नोइंग सीक्वेंस को ऐड कर दिया ताकि हम प्राइमर उसका बना करके उसको लेकर के डीएनए का सिंथेसिस कर सके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। क्लियर हो गया? तो एकदम क्लियर हो गया। तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिख लिया था लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये ओवरलैपिंग क्यों बोलते हैं इसको? तो ये जो आप टेस्ट ट्यूब में जो अलग अलग लेंथ का जो डीएनए मिला है वो लेंथ के डीएनए को क्या करते हैं, ओवरलैप करके अरेंज कर देते हैं। टर्मिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आप डीडी वाला जो डाई डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लिए है या डाई डीऑक्सी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट लिए या डाई डीऑक्सी साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट लिए या डाई डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट लिए, ये चारों जो एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है ये आपको चेन को आगे बढ़ने नहीं देता है, चेन को टर्मिनेट कराता है। जहां वो आया डबल डी ये रुक गया। अब जब रुक गया तो जहां पे रुका उसी का फिर नॉर्मल भी होगा उसमें। तो फिर एक बार यदि ये आया तो दूसरी बार पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल वाला आ सकता है, दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार, क्योंकि ये पूरा साइकिल कितना बार चलाना, 30 बार चलाना है कम से कम। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि एक नोइंग आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ है, जो सीक्वेंस आपको पता नहीं है, अब इसे कोरोना वायरस को हमको सीक्वेंस करना है तो कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका सीक्वेंसिंग करना है तो बस उसके डीएनए को क्या करें, फ्रेगमेंट कर लेंगे और एक नोइंग सीक्वेंस, एक कोरोना वायरस जो है उसका जो भी वायरस है, तो यदि जेनेटिक मटेरियल उसका जो भी है डीएनए है या आरएनए, तो वायरस का हम लोग जेनेटिक मटेरियल ले लिए, उसको क्या करेंगे, उसमें एक नोइंग सीक्वेंस को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, उसका रेप्लिकेशन चालू कर दोगे।
क्लियर हो गया। तो तुम आरएनए भी होगा तो भी उसकी सीक्वेंसिंग की जा सकती है और डीएनए होगा तो भी उसका सीक्वेंसिंग किया जा सकता है, चेन टर्मिनेशन मेथड से आप लोग करते हो। क्लियर हो गया। ये लेकिन जो सेंगर्स जो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए को सीक्वेंस किया, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, क्लियर हो गया। आरएनए का भी सीक्वेंस क्या है उसका, कोरोना वायरस जो उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तो उसकी भी सीक्वेंसिंग की जा सकती है। उसकी टेक्निक इसी टेक्निक पे बेस्ड होगा लेकिन थोड़ा हट करके होगा। आइए हम लोग पहले जो एक डीएनए है, कोई भी डीएनए, ह्यूमन डीएनए का एक फ्रेगमेंट, उस फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको एक डीएनए फ्रेगमेंट मिला। उस डीएनए फ्रेगमेंट को हमने पहले क्या किया, दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था तो अल्कली ट्रीटमेंट करके दोनों को सेपरेट कर दिया। उसमें से एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसमें एक नोइंग सीक्वेंस ऐड कर दिया। एक नोइंग मतलब मेरा सीक्वेंस उसमें पता है, मेरे को पता है कि मैं कौन सा सीक्वेंस उसमें ऐड करा, ताकि उसका क्या बनाया जा सके, तो प्राइमर बनाया जा सके, क्योंकि बिना प्राइमर का डीएनए पॉलीमरेज चैन को आगे बढ़ा ही नहीं सकता। तो इसलिए करके एक नोइंग सीक्वेंस ऐड कर दिया और उस नोइंग सीक्वेंस का प्राइमर हमने डिजाइन कर दिया। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में ये स्टैंड और प्राइमर सब में डाल दिया। देखिए सब में डाला हुआ है, 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 सब में डाल दिया। उसके बाद क्या किया कि 4 टाइप के एबनॉर्मल एनटीपी लिया, यानी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब एक में लेकिन एक ही एबनॉर्मल डाला, इसमें जैसे डीडी एटीपी डाला तो बाकी कोई एबनॉर्मल एनटीपी नहीं डाला। इसमें डाई डिऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट डाला तो इसमें से और कोई भी एबनॉर्मल इसमें नहीं डाला, लेकिन नॉर्मल फिर चारों डाल दिए। ये चैन को टर्मिनेट करवा देगा और सिंगल डी वाला चैन को टर्मिनेट नहीं कराएगा। जब तक कि डीएनए का बेस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये आगे मूव करता रहेगा। हाँ, अब जिसका हम सीक्वेंस कर रहे हैं उसी पे यदि बेस खत्म हो जाए, यानी टी के बाद अब कुछ आना ही नहीं है इसमें, तो ये टर्मिनेट कर सकता है नॉर्मल के साथ भी। नॉर्मल बेस भी आ जाएगा तो भी टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि अब टी के आगे कुछ नहीं है, आगे फ्रेम है ही नहीं, यानी आगे टेम्पलेट नहीं है। जब तक टेम्पलेट होगा तब तक मूव करेगा, तो टेम्पलेट खत्म हो गया तब तो उसके बाद मूव करेगा ही। लेकिन ये क्या होगा, बीच में भी रोक देगा, कहीं भी ये जहां आ जाएगा वहीं रोक देगा। यदि ये अभी आप यहाँ पे देखिए तो इसमें नॉर्मल डीडी एटीपी डाल दिया, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल, और नॉर्मल चारों बेसिस डाल दिया, डी एटीपी, जीटीपी, डी सीटीपी, डी टीटीपी। इसमें एबनॉर्मल एटीपी, डी एटीपी डाला तो यहाँ पे डी एटीपी नहीं डालेंगे, उसको छोड़ के तीनों में से कोई भी डाले तो डी जीटीपी डाल दिया। अब डी एटीपी, डी जीटीपी इस दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है तो इसमें ये दोनों में से कोई नहीं डालेंगे, तीसरा डाल दिया डी सीटीपी। अब ये तीनों यदि इस तीनों टेस्ट ट्यूब में, तो चौथा में ये तीनों में से कोई नहीं डालेंगे, चौथा डाल दिया डी टीटीपी। लेकिन ये चारों नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड इस चारों में डालेंगे हम लोग। क्लियर हो गया। अब क्या करेगा, इसमें डीएनए पॉलीमरेज डाल देंगे, मैग्नीशियम आयंस डाल देंगे, इस तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ पे डाल करके तब ऑटोमेटेड जो सेंगर्स का इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इसको डाल देंगे। वो अपना 30 साइकिल तक इसको क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। तो उसी अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो क्या रहा होगा उसी को हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपने ये टेम्पलेट डाला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जिसमें कि आपका अननोन सीक्वेंस TAGCT है, जो कि आपको पता नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका अब डीएनए रेप्लिकेशन चालू होगा। तो इसके साथ जो नोइंग सीक्वेंस डाला है तो इसमें प्राइमर डाला हुआ, तो प्राइमर और ये नोइंग सीक्वेंस आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री, तो एक दूसरे के साथ क्या हुआ, जुड़ गया। अब जुड़ गया तो अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और आकर के डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब शुरू करेगा तो टी का कंप्लीमेंट्री वो ए लाएगा, तो ए लाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 हो गई, एक एबनॉर्मल ए और एक नॉर्मल ए। तो यदि एबनॉर्मल ए आ जाएगा तो चैन आगे मूव नहीं करेगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन इसी जगह पे रुक जाएगा। यानी मात्र इतना ही छोटा चैन का फॉर्मेशन आपका हुआ, इतना छोटा। ये हो गया, इतना छोटा आपका, ये केवल ए आकर के रुक गया।
अब इसी जगह पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये आ ही गया और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल ए आ जाएगा। तो इस जगह पे नॉर्मल ए आ गया, तो नॉर्मल ए आएगा तो चेन क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। तो इलोंगेट करेगा तो अब डीएनए पॉलीमरेज टी के जगह पे नॉर्मल ए लेकर के आया, तो ए के जगह पे नॉर्मल टी लेके आएगा और जी के जगह पे नॉर्मल सी लेके आएगा और सी के जगह पे नॉर्मल जी लेके आएगा और फिर टी आ गया, तो अब यहाँ पे ए आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो दो टाइप का ए है, एक डी ए है और एक डी ए है। अब दोनों में से कोई आ सकता है, तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो यही आ गया, तो माने कि अब चेन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। चेन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो अब इसी जगह पे दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस जगह पे ये भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके पहले वही रह गया ए टी सी जी, और ये जो डी डी आया था उस जगह पे नॉर्मल ए आ गया, लेकिन फिर भी आगे कोई बेस नहीं आया, क्योंकि इस जो डीएनए आपका था उसमें अब टेम्पलेट में कोई बेस रहा ही नहीं जिसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ सके। क्लियर हो गया। अब दूसरा टेस्ट ट्यूब में यदि आप देखते हो तो फिर से काम इसमें शुरू होगी। अब यही आपका ये डीएनए था जिसको कि आपको सीक्वेंस करना था, तो इसमें क्या हुआ कि प्राइमर आकर के बाइंड कर लिया। अब टी है तो डीएनए पॉलीमरेज टी के कॉम्प्लीमेंट्री में ए लाया, ए के कॉम्प्लीमेंट्री में टी लाया, जी के कॉम्प्लीमेंट्री में सी लाया और सी के कॉम्प्लीमेंट्री में एबनॉर्मल जी लेकर के आ गया, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल जी है इसलिए एबनॉर्मल जी आ गया। अब इसी जगह पे नॉर्मल जी भी आ सकता था, तो बाकी सब सेम लिख करके और नॉर्मल जी को लेकर के आ गए। ये जो आपका एबनॉर्मल जी था इसी जगह पे नॉर्मल जी को लेकर के आ गए। जब नॉर्मल जी आया तो उसका मतलब हो गया कि चेन अब टर्मिनेट नहीं करेगा। यदि ये सी के जगह पे नॉर्मल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल जी आया है तो आगे चेन आगे बढ़ेगा। तो सी के बाद एक बेस प्रेजेंट है टी, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए लेकर के आ गया। लेकिन यहाँ पे ए नहीं आया क्योंकि जैसे डीडीजी आया यहाँ पे क्या हो गया, चेन टर्मिनेट कर गया। लेकिन यहाँ पे टी के जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल जी आया तो चेन टर्मिनेट नहीं किया, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए लेकर के आ गया। क्लियर हो गया। अब इस तीसरे केस ट्यूब में फिर वही डीएनए आपका है, अननोन डीएनए, और इसके साथ में प्राइमर अटैच हुआ और डीएनए पॉलीमरेज इसका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू किया। तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए लेके आया, तो नॉर्मल ए ही है, एबनॉर्मल तो सीटीपी है। तो यहाँ पे जब सी आने लगेगा तब दो पॉसिबिलिटी होगी, एक ये होगा कि ये एबनॉर्मल वाला आएगा और एक नॉर्मल वाला सी आ सकता है, एक एबनॉर्मल सी आ सकता है, एक नॉर्मल सी आ सकता है। तो इस सी के जगह पे दो पॉसिबिलिटी है, बाकी के जगह पे सिंगल पॉसिबिलिटी है। ए आने की सिंगल पॉसिबिलिटी, जी आने की सिंगल पॉसिबिलिटी और टी आने की सिंगल पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जैसे ही टी है तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आ गया, तो एक ही पॉसिबिलिटी ए आने का और ये नॉर्मल ए ही आएगा, तो चेन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ए है तो टी आ गया, लेकिन जी है तो सी आ गया। तो सी यहाँ पे नॉर्मल सी है, एबनॉर्मल सी भी है और नॉर्मल सी भी है, नॉर्मल सी भी आपके पास प्रेजेंट है। तो इस जगह पे आपका यदि एबनॉर्मल सी आ गया तो आप इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल सी भी आ सकता है। तो इस जगह पे ए तो ए ही आ गया, टी है तो टी, और ये जो आपका एबनॉर्मल सी आया था उस जगह पे नॉर्मल सी आ गया। नॉर्मल सी आया तो चैन क्या हो गया, आगे बढ़ गया। चेन आगे क्या बढ़ गया, तो अब ये जी था तो नॉर्मल सी आ गया और टी है तो नॉर्मल जी आ गया और टी है तो नॉर्मल ए आ गया, और इसके बाद आगे बढ़ना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई बेस टेम्पलेट खत्म हो गया। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे रुक गया। अब चौथे टेस्ट ट्यूब में फिर वहां से काम शुरू किए, तो इसी काम को सीक्वेंस करना था। तो प्राइमर अटैच हुआ तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आया, तो ए नॉर्मल है, एबनॉर्मल ए तो है ही नहीं, एबनॉर्मल तो टी है, तो टी आएगा तब दो पॉसिबिलिटी होगी, तो ए है। अब यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, तो डी टी आ गया, एबनॉर्मल भी है और नॉर्मल भी है। इसमें यदि डी टी आ गया तो दूसरी बार पॉसिबिलिटी बनेगी कि डी टी आ जाए, ये हो गया डी आ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब इस जगह पे दो पॉसिबिलिटी है, ये एबनॉर्मल आ गया तो नॉर्मल आ जाए। तो इसलिए करके क्या हुआ, ए का ए लिख दिए और इस एबनॉर्मल की जगह पे नॉर्मल कर दिए, तो चेन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ए के जगह पे नॉर्मल टी आ गया, तो जी के जगह पे सी आ गया और सी के जगह पे जी आ गया और टी के जगह पे ए आ गया। जब टी आने लगता तब दो पॉसिबिलिटी होती, जहां पे डबल डी आने लगता है वहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है, एक एबनॉर्मल एक नॉर्मल। जहां पे जी आएगा वहां पे दो पॉसिबिलिटी होगी, एक एबनॉर्मल एक नॉर्मल। और फिर क्या किया, इस चारों जो आपका टेस्ट ट्यूब है इसमें से क्या किया, अब ओवरलैपिंग शुरू करवा
करवाया। क्या शुरू करवाया? ओवरलैपिंग। और ये सिंगल बेस का खोजा कि कहां पे आपका चेन है, तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये सिंगल बेस का ए चेन है, तो यहाँ पे 5 प्राइम और ये ए लिख दिया, इधर 3 प्राइम होगा। क्लियर? अब यहाँ पे दो बेस का खोजा, इस चारों टेस्ट ट्यूब में दो बेस का खोजा, तो दो बेस का इस जगह पे मिला ए और टी, तो ए के ऊपर ए लिख दिया और टी बाहर निकल गया। फिर तीन बेस का खोजा, तो तीन बेस का यहाँ पे मिला ए टी सी, तो ए के ऊपर ए लिख दिया, टी के ऊपर टी और सी बाहर निकल गया। फिर चार बेस का खोजा, चार बेस का इस जगह पे मिला 1 2 3 4 5, नहीं 5 बेस हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चार बेस का यहाँ पे मिल गया, तो इसको लिखा ए के ऊपर ए, टी के ऊपर टी, सी के ऊपर सी और जी आपका क्या हो गया? बाहर निकल गया। फिर 5 बेस का खोजा, तो 5 बेस का सभी जगह है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब सब जगह यदि 5 बेस का आ रहा, इसका मतलब चेन का लेंथ जो वो 5 ही बेस का। जब जो आपका लेंथ सब में कॉमन हो जाए तो आप उसको समझ जाइए कि उसी लेंथ का आपके पास में डीएनए है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 का हमने यहाँ पे लिख दिया, ए के ऊपर ए, टी के ऊपर टी, सी के ऊपर सी, जी के ऊपर जी, ए के ऊपर ए, और फिर इसको ओवरलैप करके सीक्वेंस लिखा 5 5 5 5 प्राइम, ए ए ए, टी टी टी, सी सी सी, जी जी जी, ए और 3 प्राइम। और ये एक स्ट्रेन का हमको सीक्वेंस पता चल गया, तो इस स्ट्रेन के सीक्वेंस को हमने लिख करके इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, तो हमने मैच करा दिया कि जो डीएनए लिया था उसी डीएनए से मैच कर गया। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस हो गया। ये आपको लिखा हुआ नहीं होगा, ये जस्ट मिक्सचर बना के ट्यूब में डाल देना, ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है, लेकिन ट्यूब के अंदर जो प्रोसेस हुआ उसको बाहर निकाल के आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया गया। और आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन पूर्ण रूप से कर दिया गया है, और आप क्वेश्चन भी बनाएंगे तो इसमें क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आइए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक सीक्वेंसिंग करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक बार में हम लोग बोलेंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन तो टोटल आपके पास में चला गया है, उसका एक सीक्वेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में करते हैं डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम गैमिट से मेनली हम लोग करते हैं। क्यों लिए गैमिट? क्योंकि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके पास में होगा, तो एक सेट का हम लोग सीक्वेंस करते हैं, दूसरा का ऑलरेडी हो जाएगा, तो इससे करके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए स्पेशली मैं यहाँ पे गैमिट लिख भी दिया। ऐसे आप कोई भी सेल लेकर के कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम गैमेट इसलिए लिख दिया क्योंकि गैमेट में क्या होगा? हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम होंगे, सारे क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे जब डीएनए आइसोलेशन कर लोगे तो इसमें सेकेंड स्टेप में हम लोग करते हैं सोनिकेशन। क्लियर हो गया? ये जो अल्ट्रासाउंड जो करवाते हो, अल्ट्रासाउंड एक इंस्ट्रूमेंट तुम जानते होगे जिससे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें भी क्या होता है ना कि वेव निकलता है उससे, अल्ट्रासोनिक वेव, और उसी वेव के मदद से क्या होता है ना कि आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां पे भी हम लोग ये जो सोनिकेशन करते हैं तो ये साउंड के मदद से करते हैं, और ये जब सोनिकेशन करेंगे तो जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। तो थर्ड सोनिकेशन का रिजल्ट होगा, सोनिकेशन जब करोगे ये आइसोलेटेड डीएनए का, इसका रिजल्ट होगा कि डीएनए फ्रेगमेंट हो जाएगा, फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो डीएनए क्या हो गया? फ्रेगमेंटाइज हो गया। तो डीएनए का फ्रेगमेंट हो गया, डीएनए फ्रेगमेंटाइज हो गया, डीएनए टुकड़े में टूट गया। अभी यदि सपोज डेट यहाँ पे डीएनए इतना बड़ा था, सपोज डेट मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे जब डीएनए फ्रेगमेंटाइज हुआ तो ये डीएनए छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए आफ्टर सोनिकेशन। क्लियर हो गया? तो पहला स्टेप हो गया एसजीपी में क्या? डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम गैमेट कर लिया। सेकेंड स्टेप उसी डीएनए का क्या कर दिया? सोनिकेशन कर दिया। सोनिकेशन के का रिजल्ट क्या हुआ? तो डीएनए फ्रेगमेंटाइज हो गया।
अब इस फ्रेगमेंटाइज डीएनए को, ये जो डीएनए फ्रेगमेंटाइज हुआ है, इसको हम लोग क्लोन कर देंगे, यानी उसका कॉपी तैयार कर लेंगे, क्लोन कर देंगे किसमें, तो YAC, तो मोस्टली हम लोग यूज किए थे बैक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, या नहीं तो YAC में कर सकते हो, क्लोन कर दोगे। तो क्लोन करने से क्या हुआ, जो फ्रेगमेंटाइज डीएनए है उसका क्या बन जाएगा, कॉपी नंबर ज्यादा हो जाएगा, तब उसको निकाल के तुम सीक्वेंसिंग कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया कि आप क्या किए कि जो डीएनए फ्रेगमेंटाइज हुआ है उसको क्लोन कर दिए, किसमें, बैक और YAC के मदद से। क्लियर हो गया। फिर इसी बैक और YAC से वो फ्रेगमेंटाइज डीएनए निकाल करके, इसी बैक और YAC से जो फ्रेगमेंटाइज डीएनए आपने उसमें जो डाला था, क्लोन किया था, उस डीएनए को निकाल करके सीक्वेंस कर दोगे, सीक्वेंस कर दोगे, सीक्वेंस कर दोगे किसको, तो क्लोन्ड डीएनए को, जो डीएनए आपने उसमें क्लोन किया उस डीएनए को। और वो जो सीक्वेंस तुम करोगे वो किस मेथड से करोगे, तो सीक्वेंस करोगे सेंगर्स मेथड से, सेंगर्स मेथड। और ये जो सेंगर्स मेथड है ये ओवरलैपिंग पे बेस्ड है, आपको आगे दिखा रखा हूं सब, इसे कि मैं डिटेल नहीं करूंगा यहाँ पे। ओवरलैपिंग बेस्ड सीक्वेंस करता है। अब एक फ्लो चार्ट आपके पास में है, यदि आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन करना है गैमेट से, सोनिकेशन कर देना है, सोनिकेशन का रिजल्ट क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, उसको क्लोन कर देना है बैक या YAC में, और उस क्लोन डीएनए को क्या करना है, आप सीक्वेंस करना है। तो क्लोन डीएनए, जो क्लोन डीएनए है उसको आप सीक्वेंस कर दोगे। क्लोन डीएनए को आप क्या कर दिए, क्लोन डीएनए जो आपका था उसमें क्लोन डीएनए ब्लैक से लिख दिया, क्लोन्ड डीएनए, इसको आप सीक्वेंस कर दोगे, सीक्वेंस। और ये जो सीक्वेंस करोगे ये किस मेथड से करोगे, तो मेथड हो गया यहाँ पे, मेथड हो गया सेंगर्स मेथड, मेथड हो गया सेंगर्स मेथड। और सेंगर्स मेथड किस बेसिस पे काम करता है, तो ओवरलैपिंग बेसिस पे काम करता है। तो डाउट है, तो इस तरीके से आप एक, आपके पास में ओवर भी हो गया, और इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है।